हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनका मूल्यांकन करके आप ये देख सकते हैं कि आपने अब तक जो तैयारी की वह किस स्तर की है। सामान्य प्रश्न और विशिष्ट प्रश्न करने में आप कितने सक्षम हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है, यह कथन किसका है? भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है, यानी उसका जो मूल विषय है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन, कृष्ण भक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन। अब इसमें आप देखेंगे तो उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि श्री कृष्ण का मोह त्याग दो, उनकी भक्ति त्याग दो और ज्ञान मार्ग को अपनाओ जो कि निर्गुण मत का है, तो तब गोपियां वहां जो प्रत्युत्तर करती हैं, निर्गुण मत का खंडन करती हैं और सगुण भक्ति की महिमा बखानती हैं। पूरे भ्रमर गीत में, भ्रमर गीत प्रसंग में यही भाव आपको मिलेगा, यही विषय। तो भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में आया हुआ शब्द सुफलक सुत, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है उद्धव, कृष्ण, अक्रूर, नंद। तो इसका जो सही उत्तर है अक्रूर। सुफलक सुत अक्रूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उत्तर आधुनिकता की संकल्पना, वॉरेन हेस्टिंग का सांड, ममता, कफन, वापसी। तो इसका जो सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग का सांड। ये उदय प्रकाश जी की कहानी है और इसमें उत्तर आधुनिकता के सारे जो तत्व हैं वो दिखाई पड़ते हैं, असर दिखाई पड़ता है। उत्तर औपनिवेशिकता, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकता, ये सारे जो टर्म्स हैं वो 90 के बाद, सन 1990 के बाद की कहानियों में, कविताओं में दिखाई पड़ता है। तो उदय प्रकाश जी उसी दौर के रचनाकार हैं, तो उनकी ये कहानी है। इसके अलावा आप जानते हैं ममता जयशंकर प्रसाद की है, कफन प्रेमचंद जी का है, वापसी उषा प्रेमवदा की कहानी है। ये भी साथ में आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, इलियट, वर्ड्सवर्थ। इसका सही उत्तर है अरस्तु। काव्य को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, उसकी छाया मानते हैं अरस्तु। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि काव्य प्रकृति का नकल है और नकल का नकल है, इस तरह की बातें प्लेटो कहते हैं। लेकिन अरस्तु उसके उलट ये कहते हैं कि काव्य प्रकृति की अनुकृति है, अनुकरण है, लेकिन उसकी छाया है प्रकृति की, वही रूप है उसमें। तो हमने अरस्तु पर जो भी कल वीडियो बनाया था अनुकरण सिद्धांत पे, उसमें हमने इस बात का स्पष्ट किया है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है क्रोचे, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कॉलरिज। कॉलरिज का कहना है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। और कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत भी है, आप जानते होंगे। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप इनके साथ में, इन तीनों को भी। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? प्रकृति की नकल, पुनः सृजन, नकल, वस्तुपरक जीवन। सही उत्तर है पुनः सृजन, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रिप्रोडक्शन होता है, उनका ये कहना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत की हमने ऊपर भी बात की। वो कहते हैं कि काव्य प्रकृति की नकल होती है, प्रकृति की नकल तो है ही, और पुनः सृजन है। पुनः सृजन, वो उसको प्रोड्यूस करता रहता है, प्रकृति से लेता है और वहीं से आगे बढ़ाती रहती है प्रक्रिया को, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यालोचना का ग्रंथ कौन सा है? अरस्तु का काव्य आलोचना का ग्रंथ, ऑप्शन है पेरिपोइटिकेस, इयोन, रिपब्लिक, पेरिप्सूस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पेरिपोइटिकेस।
पेरिपोइथिकेस अरस्तू की रचना है, ध्यान रखिएगा, इसमें काव्य की आलोचना है। और एक भाषा शास्त्र नाम का अरस्तू का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने भाषण कला की बात की हुई है। इसके अलावा अरस्तू की एक और रचना है वसीयतनामा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वसीयतनामा एक अरस्तू की रचना है, उसको जो है युगांतरकारी रचना माना गया है और दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा इयोन प्लेटो का है, रिपब्लिक भी प्लेटो की रचना है और पेरिप्सूस लोंजाइनस का है। लोंजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिए, लोंजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत और उनकी प्रमुख रचना पेरिप्सूस। एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार करने की प्रवृत्ति रखना आपके लिए तैयारी को आसान कर देता है, इसलिए हर एक विकल्प जो विकल्प भी देता है उनके साथ भी आप अपने उत्तर को तैयार रखा करिए। अरस्तू ने त्रासदी के अनिवार्य अंग कितने स्वीकार किए हैं? त्रासदी के कितने अंग मानते हैं अरस्तू? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो सही उत्तर है 6। अरस्तू ने त्रासदी के अनिवार्य 6 अंग बताए हैं और वो 6 अंग कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला कहते हैं कथानक, दूसरा चरित्र, तीसरा पदावली, चौथा विचार, पांचवा दृश्य विधान, छठवां गीत। ये जो छवों जो हैं अंग त्रासदी के माने हुए हैं अरस्तू ने। इन सब में भी आप ध्यान से देखेंगे तो जो कथानक होता है, इन सभी 6 तत्वों में कथानक को विशेष महत्व दिया है अरस्तू ने। ठीक, इसे ध्यान रखना है। यह प्रश्न बनता है कि त्रासदी के अनिवार्य 6 तत्वों में अरस्तू किसे प्रधान मानते हैं? तो कथानक को प्रधान मानते हैं। अगला प्रश्न है त्रासदी की आत्मा अरस्तू ने किसे माना है? ऑप्शन है चरित्र, गीत, कथानक, विचार। तो हमने ऊपर बात की, कथानक को उन्होंने विशेष महत्व दिया है और कहा है कि ये त्रासदी की आत्मा है, ट्रेजेडी की आत्मा है। और ट्रेजेडी के 6 अनिवार्य अंग बताए हैं उन्होंने, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, आलंबन का, विभावादि का। तो सही उत्तर इसका है आलंबन धर्म का। शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। अगर कोई नट है, अभिनय करने वाला अभिनेता है, वो राम के चरित्र का आलंबन करता है तो उनके चरित्र का साधारणीकरण होता है। तो आलंबन कौन हो गया? राम। तो राम के चरित्र का साधारणीकरण होता है, यानी जो भी जिस भी चरित्र को अभिनेता अपने भीतर उतारता है उसका साधारणीकरण सामान्य जन के मन में होता है, इसलिए साधारणीकरण होता है उसका। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? केवल घटना नहीं, सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना? कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, गद्य का आविर्भाव। तो इसका जो सही उत्तर है गद्य का आविर्भाव। शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है गद्य का आविर्भाव, जहाँ से उपन्यास, नाटक, कहानी, इन सारी चीज़ों का, निबंध, विशेष रूप से इनका प्रसार होता है। तो ये सारे प्रश्न आप हल करके, इनके उत्तर देख करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक किन चरणों में है। कुछ चीज़ें अगर कमज़ोर हैं उन पे रिवाइज़ करना शुरू करिए, थोड़ा काम करना शुरू करिए। परीक्षाएं नज़दीक हैं और रिवाइज़ किया जा सकता है आसानी से। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपका ये मूल्यांकन और ये टेस्ट होता रहे साथ में, उसके लिए हम बीच बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।